प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट के इकाई 4 में लगा हुआ टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, अब मनोविश्लेषणवाद से आप समझ ही रहे हैं मन का विश्लेषण करना। ठीक है, मन का विश्लेषण करना, मन में जितने विचार हमारे, जितने थॉट्स हमारे आते हैं उनका विश्लेषण कैसे करते हैं फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड। चलिए देख लेते हैं, बहुत छोटी सी PDF है इनके बारे में और यहीं पर हम बारी बारी करके आपको बताते जाएंगे कि उत्तरात्मकतावाद क्या है, संरचनावाद क्या है, और जो भी टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में इकाई 4 में लगे हुए हैं सभी का हम बारी बारी से बात करेंगे। बाकी PDF आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं जो समूह में हैं, व्हाट्सएप पैड कोर्स में है, और इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बताइएगा कि कहाँ आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषण मानव मन के विश्लेषण की पद्धति पर आधारित है। बिल्कुल एक एक शब्द इसके आपको अर्थ व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब इस PDF को मैंने पहली बार पढ़ा तो ये टॉपिक मुझे बड़ा अगूढ़ लगता था, मतलब कठिन लगता था। मुझे लगता है मनोविश्लेषण क्या है, उत्तर संरचनावाद क्या है, ये कहाँ से टॉपिक ENT ने इसने भर दिया है। फिर जब इसको मैंने पढ़ा तो जाके मुझे बहुत आनंद आया पढ़ करके, और एक बार में ही सारी बात मुझे समझ में आ गई। तो इसके जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र में किया है। उन्होंने काव्य, कला, दर्शन, अर्थ, समाज विज्ञान आदि के बारे में मनोविश्लेषण की मान्यताओं के आधार पर नवीन मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। आगे बात करती हूँ तो फ्रायड ने सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठतम उपलब्धियों को मानव की काम प्रवृत्ति की अभ्यंजनाएं माना है। ठीक है, ये प्रश्न आपके यूजीसी नेट के 2019 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बना है। अब ध्यान से आप PDF को पढ़ें और समझें, लिखने उखने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार इसको पढ़ लें। लिखना चाहें जो हमारे नए मित्र जो हैं वो लिख भी सकते हैं। तो फ्रायड ने सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठतम उपलब्धियों को मानव की काम प्रवृत्ति की अभ्यंजनाएं माना है। उनके अनुसार मनुष्य जीवन में कुछ भी मूल्यवान और धार्मिक नहीं है, मनुष्य काम प्रवृत्ति के हाथों की कठपुतली मात्र है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। फ्रायड उपचार गृह से दर्शन की ओर बढ़े हैं तथा रोगियों का उपचार करते करते व्याधियों के मूल उद्गम तक पहुँचे हैं और अंतर्मन के विज्ञान की खोज में सफल रहे हैं। अचेतन संबंधी धारणा उनकी देखते हैं तो वो कहते हैं कि फ्रायड के अनुसार मानव मस्तिष्क में के 3 भाग में विभक्त है। वो एक है चेतन, अचेतन, पूर्व चेतन। ठीक है, एक तो वो अपनी चेतना से बात को समझ लेता है, दूसरी अचेतना के माध्यम से, दूसरा पूर्व, पहले ही मतलब बिना चेतन किए ही पहले ही पूर्व चेतन कर लेता है किसी बात को। आगे बात करते हैं, इनमें चेतन की अपेक्षा अचेतन अधिक प्रबल है। चेतन सामाजिक जीवन में सक्रिय रहता है और अचेतन सामाजिक स्वीकृति के अभाव में मन के अंतस्थल में रहकर अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करता है। 3 स्तरों वाले इस मानस तंत्र को फ्रायड ने पुनः 3 भागों में बांट दिया है, इदम, अहम, अत्यहम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। आगे बात करती हूँ तो इनमें इदम एक प्रकार की ऊर्जा है, यह रागों का पुंज है, यह अतृप्त वासनाओं का अंधकार में कोश है। अहम चेतना का मन है, ठीक है, जो सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेष्ट रहता है। अति अहम संचित सामाजिक मान्यताओं का प्रतीक है, जिसका काम आलोचना और अधीक्षण करना है। ठीक है, क्या बात यहाँ पर आपको समझ रही है? अरे यार भाई, स्पष्ट लिखा है, देखो, है ना। एक होता इदम है, दूसरा ईगो। ईगो अहम करना, बड़ा घमंडी हो जाना, बोलते हैं ना, बहुत ईगो है उसमें, बड़ा ईगो दिखाती है। ठीक है, सुपर ईगो, अति अहम की बात हो रही है। तो यदि इसको आप ध्यान से स्पष्ट इसको पढ़ें तो समझ सकते हैं। फ्रायड के अनुसार काम जीवन की मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि अचेतन जिन दमित इच्छाओं का पुंज है वे मूलतः काम के चारों ओर केंद्रित है। काम को फ्रायड ने लिबिडो कहा है। मानव के व्यक्तिगत और समष्टिगत सभी कार्य व्यापारों के मूल में काम वृत्ति की ही प्रेरणा रहती है ना। तो आगे बात करते हैं, इनकी बात में आगे लिखा है कला की प्रेरणा। फ्रायड के अनुसार कला और अर्थ दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में से होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप रचनाकार सृजन करता है। मानसिक जीवन में यथार्थ और सुशेक्षा के बीच जो संघर्ष होता है उसका समाधान कलाकार कला के द्वारा ही करता है। आगे बात करते हैं तो फ्रायड ने काव्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कवि कल्पना को दिवास्वप्न माना है।
उनके अनुसार कलात्मक काव्य संसार की अवास्तविकता और साहित्यिक प्रवृत्ति पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। आगे बात करते हैं तो फ्रायड कल्पना चित्र। फ्रायड ने कल्पना चित्र सृष्टा व्यक्तियों को स्त्राविक विकारग्रस्त व्यक्तियों का समूह कहा है। उन्होंने 2 प्रकार के साहित्यकार माने हैं। प्रथम वे जो प्राचीन रचनाकारों एवं त्रासदी प्रणेताओं की पूर्व प्रस्तुत लोकमान्य सामग्री ग्रहण कर करके साहित्य का निर्माण करते हैं, यानी कौन, जैसे प्लेटो अरस्तु। और दूसरे वे हैं जो अपने साहित्य की स्वयं रचना करते हैं। ये ही दिवा स्वप्नदृष्टा अथवा स्त्राविक विकारग्रस्त समुदाय के व्यक्ति हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद पंत, निराला वर्मा। तो ऐसे साहित्यकार प्रेमाख्यान, कहानी, उपन्यास आदि की रचना करते हैं जो मूलतः कल्पना पर आधारित है। उनका अस्तित्व, इच्छाएं या वासनाएं ही उनकी रचनाओं के मूल में रहती हैं। ठीक है, बात ज़्यादा करने की नहीं है, ये तो इनके तो PDF ही स्पष्ट, इनके जो शब्द हैं वही स्पष्ट बोलते हैं। क्षतिपूरक सिद्धांत है तो फ्रायड ने मानव मन की समस्त सृजनात्मक क्रियाओं में क्षतिपूरक क्रिया के रूप में विभाजित किया है और कुंठा के उदारीकृत रूप को कला का नियामक तत्व माना है। इस दृष्टि से साहित्य और कला प्रकृत मूल्य संपन्न नहीं है, वे भ्रम और थोथी क्षतिपूर्वक क्रियाएं हैं, क्योंकि कल्पना, प्रणय लेखक की कृति में उसी की वर्जनाएं काम प्रतीकों के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करती हैं। कला सृजन वस्तुतः काम प्रतीकों का पुनर्निर्माण करती है। लेखक जीवन की विभीषिका और यथार्थता को वहन नहीं कर पाता, इसलिए वह संघर्षशील जगत में से पलायन करता है। इससे उसे क्षणिक संतोष प्राप्त होता है। अतः कला विशुद्ध रूप से एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, इसमें नैतिकता या आध्यात्मिकता की खोज करना व्यर्थ है। आगे बात करते हैं कला चिंतन का मूल स्रोत। फ्रायड के अनुसार कला चिंतन का मूल स्रोत जो है वो काम है, वो काम प्रवृत्ति को ही कला का मूल स्रोत स्वीकार करते हैं। जहाँ याद रखिएगा, जहाँ कुछ मन की बात हो या काम प्रवृत्ति की बात आए, समझ जाना ये सिगमंड फ्रायड है। उनके अनुसार धर्म, अर्थ, कला और संस्कृति के मूल में इसी की प्रेरणा स्थित है। व्यक्ति की दमित एवं कुंठित असामाजिक प्रवृत्तियां अपने परिशोधित रूप में कला और संस्कृति का निर्माण करती हैं। वे मौलिक वस्तु न होकर कुंठा का उदात्तीकृत रूप है अथवा वर्जना का रूप परिवर्तन है। विविध कलाएं भौतिक और शारीरिक वर्जनाओं से ही होती हैं, इसलिए फ्रायड ने कला को काम प्रवृत्ति की तुष्टि मात्र माना है। आगे बात करती हूँ कि मनोवैज्ञानिक समीक्षक I.A. रिचर्ड ने भी तृष्णाओं की संतुष्टि के मूल में अचेतन की क्रियाओं को माना है। फ्रायड जहाँ काम अथवा राग की माध्यम सहज वृत्तियों के परिष्कृत का उदारीकृत रूप को ही सर्वोपरि मानते हैं, वहीं रिचर्ड उससे भी आगे बढ़कर विरोधी मनोवेगों के संतुलन या समन्विति में कार्य के चरम मूल्य की बात कहते हैं। इसके विपरीत एडलर का विचार है कि काम प्रवृत्ति जीवन की प्राथमिक समस्या नहीं है। जब व्यक्ति काम विषयक समस्याओं का अनुभव करता है तब उसकी जीवन शैली निर्मित हो चुकी होती है। काम जीवन शैली का एक अंश मात्र है, किंतु इतना अवश्य है कि कुंठाओं और वर्जनाओं से श्रेष्ठ और उत्कृष्ट साहित्य की रचना संभव नहीं है। और यदि ऐसा होता तो विश्व में सुंदर अशुंदर का असत साहित्य और असत साहित्य का भेद मिट जाता। अतः कुंठाओं से श्रेष्ठ साहित्य का रचना संभव नहीं है। ठीक है, काव्य मूल्य तो समझ लेते हैं कि फ्रायड के अनुसार काव्य या कला का उदांत रूप सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों की एक प्रगतिशील उपलब्धि है। जब कुंठा के उदात्तीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है तब उसकी बर्बरता जाती रहती है और उसमें सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार कला या काव्य से प्राप्त आनंद की उपलब्धि हल्के उन्माद के रूप में होती है, जो जीवन की कठोरताओं से बचने के लिए एक अस्थायी आश्रय प्रदान करता है। इसी प्रकार से फ्रायड कला में संप्रेषण को महत्वपूर्ण समझते हैं और साधारणीकरण की आवश्यकता पर बल देते हैं। अब कैसे बल देते हैं? ये कहते हैं कि मतलब जैसा कुछ हम दूसरे को देखते हैं और वही हम उसी तरह अब खुद स्वयं में परिकल्पित कर लेते हैं, तो इस तरह कहते हैं कि साधारणीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए अपने मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आलोचना दृष्टि करते हैं, तो आलोचना दृष्टि इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं कि फ्रायड का मत है कि सृजनात्मक साहित्य के अध्ययन का यह प्रकार व्यर्थ नहीं जाता। कल्पना प्रधान कृति दिवा स्वप्न की तरह बाल्य क्रीड़ा की श्रृंखला की ही एक कड़ी और उसकी स्थानापन्न है। इस प्रकार फ्रायड ने साहित्य रचना का संबंध दिवा स्वप्नों से जोड़ते हुए साहित्य की मनोवैज्ञानिक क्रिया का विवेचन किया है। काव्य की अभिव्यक्ति देख लेते हैं फ्रायड के अनुसार।
तो फ्रायड काव्य के अनुसार दिवा स्वप्न यानी कवि कल्पना की अभिव्यक्ति ही काव्य है फ्रायड के अनुसार, और उन्होंने अभिव्यक्ति के कलात्मक स्वरूप को ही काव्य का साहित्य कहा है। फ्रायड ने कल्पना प्रवण लेखक की तुलना क्रीड़ा शिशु से की है, जिसका क्रीड़ा जगत यथार्थ जगत से बिल्कुल पृथक होता है। कवि भी बालक के समान कल्पना छवियों का निर्माण करता है, उसे गंभीर भाव से ग्रहण कर अपनी मानसिक सृष्टि को तीव्र रूप में यथार्थ से पृथक करता है और अपनी बहुत सी भावनाएं उसमें सन्निविष्ट कर देता है। फ्रायड की शक्ति सीमा की थोड़ा बात करेंगे तो फ्रायड की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उसे अचेतन की खोज कर मनोविश्लेषण के लिए असीमित क्षेत्र का उद्घाटन कर दिया है। रहस्य के घने आवरण में पड़ी मानव और समाज की अनेक समस्याएं बुद्धि और विवेक के प्रकाश में आईं, जिससे जीवन के पुनर्मूल्यांकन के नवीन साधन उपलब्ध हो गए। ठीक है, अब इसका यदि मैं आपको वर्णन करने लगूं तो मैं ज़्यादा विस्तार कर दूंगी फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा विस्तार कर दूंगी, इसलिए मैं केवल शब्दों को पढ़ती जा रही हूँ। अन्यथा मैं इसको विस्तार ऊपर बताती जाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरी शक्ति है काम को मूलभूत वृत्ति मानते हुए मनुष्य के रागात्मक संबंधों का सटीक व्याख्यान प्रस्तुत किया है। ये जो बार बार काम प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो अब इसको समझाने का मेरा समझ में आता कि बोलना कहाँ से है। आप PDF को पढ़ते जाएं, एक दो बातें कुछ आपके बात में समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो परीक्षा में इसका क्या करना है वो आप समझ जाएंगे। जैसे ही आप इनके कुछ ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि काम प्रवृत्ति की बात ज़्यादातर इन्होंने मनोविश्लेषणवादी फ्रायड ने किया है, और ये मन को चेतन अचेतन अवचेतन के रूप में देखते हैं। और जो एक दो बार इसको PDF को पढ़ें या सुन लेंगे तो भी आप के लिए इतना है, एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं, एक दो प्रश्न बनने का चांस है। इकाई 4 से 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। अब वो कौन कौन से टॉपिक हैं तो अंबेडकर दर्शन है, गांधी दर्शन है, लोहिया दर्शन है, जो दलित विमर्श है, हिस्ट्री विमर्श है, वहाँ से प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस हैं, पर देख लेते हैं इसको भी। दूसरी शक्ति यह है कि काम को मूलभूत वृत्ति मानते हुए मनुष्य के रागात्मक संबंधों का सटीक व्याख्यान प्रस्तुत किया है। इसमें जीवन में बौद्धिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में सहायता मिलती है। फ्रायड की कुछ सीमाएं भी हैं। उनके निष्कर्ष अस्वस्थ व्यक्तियों की मनोस्थिति पर आधारित है, अतः वे स्वस्थ व्यक्ति का जीवन दर्शन कैसे हो सकते हैं। काम जीवन की मूल प्रवृत्ति अवश्य है, परंतु वह अंग ही है। ठीक है, सर्वांग नहीं, वो अंश ही है, सर्वांग नहीं। फ्रायड ने उसे सर्वांग मानकर अपने दर्शन को एकांगी बना दिया है। समाज के लिए उनके पास कोई संदेश नहीं है, फिर भी फ्रायड ने प्रगति की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए साहित्यकार के व्यक्तित्व और साहित्य की प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए नवीन मार्ग का प्रवर्तन किया है। तो ये हो गया मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, आगे अस्तित्ववाद आएगा तो ये तो बड़ा बढ़िया है। अस्तित्ववाद बहुत सुंदर है, इसको तो मैंने PDF आपको दिया है तो यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको बहुत बड़ा बढ़िया PDF आपको वैसे भी समूह में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या कहूँ, क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।